नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। 25 दिसंबर से वृंदावन में बाहरी वाहनों का नो एंट्री है। 2 जनवरी से 25 दिसंबर तक बाहरी वाहनों की नो एंट्री है। बता दें 31 दिसंबर से 1 जनवरी को लाखों श्रद्धालुओं की आने की संभावना जताई जा रही है। नए साल की तैयारियों में अभी से जुट चुका है प्रशासन। तो 25 दिसंबर से अब भारी वाहनों की मथुरा में नो एंट्री है। 2 जनवरी से 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक भारी वाहनों की नो एंट्री है। 31 दिसंबर 1 जनवरी को लाखों की तादाद में श्रद्धालु मथुरा पहुंच सकते हैं और इसलिए प्रशासन अभी से तैयारियों में जुटते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि 2 जनवरी तक ये नो एंट्री जो है वो मथुरा में होगी। भारी वाहनों की नो एंट्री होगी। नए साल की तैयारियों में जुटा हुआ प्रशासन नजर आ रहा है। वृंदावन में भारी वाहनों की नो एंट्री। तो 25 दिसंबर से वृंदावन में भारी वाहनों की नो एंट्री होगी और 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक नो एंट्री होगी। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा। बता दें तेज रफ्तार पिकअप ने मारी है टक्कर। डीजे लोडर को भारी मारी है जोरदार टक्कर और हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। डीजे लोडर को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। रायबरेली में भीषण हादसा हुआ है। एक बार फिर से रायबरेली में भीषण हादसा निकल के सामने आया। तेज रफ्तार पिकअप ने मारी है टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजे लोडर को मारी है जोरदार टक्कर, मौके पर 2 लोगों की जान चली गई है। एक बार फिर से रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पे 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक है और वो शिवराज सरकार में मंत्री थे। बता दें कि मोहन यादव को आरएसएस का बेहद करीबी माना जाता है। वहीं जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर बनाने की घोषणा की गई है। चलिए तो अब आपको बताते हैं कि कौन है एमपी के मोहन प्यारे और इसके पीछे की वजह क्या है। तो वजह नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनको क्यों सीएम की कुर्सी दी गई है। बता दें देश के ओबीसी वोटर को डायरेक्ट मैसेज भेजा जा रहा है इसके जरिए। अगर दूसरी वजह पर आए तो 2024 में बीजेपी का नैरेटिव बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है और यही कारण है कि इनको सीएम की कुर्सी दी गई है। तीसरी वजह की बात करते हैं। यूपी बिहार में जाएगा सीधा संदेश। और चौथी वजह पे आए तो लालू अखिलेश के वोटर्स को साधने की कोशिश जो है इसके जरिए करने का प्रयास किया गया है। तो यूपी में 54% तक यादव वोटर्स है और बिहार में 63% तक। बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। इस पे क्या किसने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है। 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है। बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। खुशी हो रही है, जगह तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हाँ, चल रहा था नाम ऐसा, एकदम पूरा पता तो नहीं था। मेहनत का फल मिला है। इतनी मेहनत करी है तो उसका फल दिया भगवान ने। देखिए, मोहन यादव जी के बारे में जो मुझे जानकारी है, बहुत पुराने कार्यकर्ता है और वो संघ के काम में लगे रहे, विद्यार्थी परिषद में भूमिका निभाई। बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। हाँ, बोला ना, मोहन यादव जी बहुत एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। तीसरी बार विधायक वहाँ मध्य प्रदेश के थे और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती और हम सबकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं।
मैं बाबा महाकाल की कृपा और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सभी नेतृत्व का माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, माननीय वीडी शर्मा जी, सभी के साथ हमने मिलकर के आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक जो घोषणा की है मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ। और मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का, मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की बहुत खुशी हो रही है जब भी जान के आप सबके सामने पता चला, बता नहीं सकते कि बहुत कितनी खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत खुशी हो रही है। जय श्री महाकाल, जय महाकाल। अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति का चाणक, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश का ध्यान को जनता ने आशीर्वाद दिया। कुशल रणनीति अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो आशीर्वाद मिला, मैं हमारे नेतृत्व को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 5 अगस्त 2019 के लिए गए फैसले को सही बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक अनुसार पढ़ा जाएगा। तारीख 5 दिसंबर 2019, सदन में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बिल पेश किया। इस बिल ने सालों से चली आ रही जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा खत्म करते हुए एक देश एक कानून के दायरे में ला खड़ा किया। शाह के इस ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया था। जमकर विरोध हुआ, जमकर प्रदर्शन हुए, लेकिन इस फैसले के बाद घाटी में शांति कायम होने लगी। जिस लाल चौक पर एक वक्त में मुल्क का झंडा फहराने पर कोहराम होता था, उस लाल चौक पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने लगा। जिन युवाओं के हाथ में एक वक्त में पत्थर हुआ करते थे, वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ने लगे। मगर सवाल उस सोच पर उठने लगे थे कि वो कौन है जो घाटी में अमन चैन का दुश्मन है। आलम ये रहा कि हुर्रियत के कई चेहरे इस फैसले के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत पहुंच गए और इस फैसले के खिलाफ एक के बाद एक 23 याचिका दाखिल हुई, जिस पर 4 साल 4 महीने और 6 दिन के इंतजार और लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना ही दिया और सरकार का वो फैसला बिल्कुल सही था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा ही दी। When a proclamation under Article 356 is in force, there are innumerable decisions which are taken by the union government on behalf of the state government for the purpose of day-to-day administration. Every decision and action taken by the union executive on behalf of the state is not subject to challenge. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए धारा 370 को अस्थायी बताकर याचिकाओं को रद्द कर दिया, जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए इस फैसले का स्वागत किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को
संवैधानिक रूप से बरकरार रखा है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सबसे ऊपर मानते हैं। हैशटैग नया जम्मू कश्मीर। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के कई दिग्गजों ने भी इस फैसले का स्वागत किया। वहीं कश्मीर के महाराजा रणजीत सिंह के बेटे करण सिंह ने भी इस फैसले का स्वागत किया। हालांकि साथ ही केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने की भी मांग कर डाली। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है। एक तो बात ही होगी। मैं आरंभ से कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर को काट के दो हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था, किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था। पहले कहते थे ये मुकुट है, ये भारतवर्ष का ये है, और मुकुट क्या रहा, फिर हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। तो वो जल्द से जल्द, मैं समझता हूँ, मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे दें। एक तरफ जहां करण सिंह और बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये फैसला कई नेताओं के गले नहीं उतर रहा है। ये जो फैसला था कोर्ट का, अब अदालत के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। 370 जब से ये देश में हमारे संविधान में शामिल हुई थी, उसी समय से ये टेम्पोररी के आधार पे हुई थी, ये टेम्पोररी एडहॉक मेजर। लेकिन उस समय ये 370 दिए गए थे, इसके पीछे जो कारण वो भी बताए गए थे। और ये सदन के अंदर हमारे अमित शाह जी कह रहे थे बड़े जोर शोर से, सीना ठोक के, हम पीए को कब्जे में लाएंगे। अभी बताए कब पीए को कब्जे में लाएंगे? ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, कम से कम इस चुनाव के पहले तो पीए को तो कब्जा में लाया करो। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं है, और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर कह दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और केंद्र सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। 370 अस्थायी प्रावधान था जो खत्म हो गया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मुहर के बाद क्या 370 को लेकर बहस कब खत्म होगी। खैर जो भी हो, मगर इतना जरूर है कि 370 अब इतिहास रह गया, जो हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर की तकदीर की यादों में दफन हो गया, जो अब कभी जिंदा नहीं होगा। ये साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन
भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ कार्यशाला को सोमवार वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान कहा कि इस योजना का लक्ष्य देश की आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस उद्देश्य को पूरा करने में युवाओं की अहम भूमिका होगी, जिसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि आज विकसित भारत के संकल्पों को लेकर बेहद खास दिन है। विकसित भारत के संकल्पों को लेकर बहुत ही अहम दिन है। मैं सभी गवर्नर्स को विशेष बधाई दूंगा कि उन्होंने विकसित भारत के निर्माण से जुड़ी इस वर्कशॉप का आयोजन किया है। देश की युवा शक्ति को दिशा देने का दायित्व जिन साथियों पर हैं, उनको आप एक मंच पर लाए हैं। शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्ति निर्माण की होती है और व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है। हमें देश में एक ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश की कर्णधार बनेगी, जो देश को नेतृत्व और दिशा देगी। हमें देश के एक ऐसी नौजवान पौध को तैयार करना है जो देश हित को सर्वोपरि रखते, जो अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। साथियों, हमें प्रगति के जिस रोड मैप पर चलना है, वो सिर्फ सरकार तय नहीं करेगी, उसे देश तय करेगा। देश के हर नागरिक का इनपुट उसमें होगा, सक्रिय भागीदारी इसमें होगी। सबका प्रयास यानी जन भागीदारी एक ऐसा मंत्र है जिससे बड़े से बड़े संकल्प सिद्ध होते हैं। स्वच्छ भारत अभियान हो, डिजिटल इंडिया अभियान हो, कोरोना से मुकाबला हो, वोकल फॉर लोकल होने की बात हो, हम सभी ने सबका प्रयास की ताकत देखी है। सबका प्रयास से ही विकसित भारत का निर्माण होना है। आज हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विकसित भारत के लिए होना चाहिए। आपके लक्ष्य, आपके संकल्पों का ध्येय एक ही होना चाहिए, विकसित भारत। सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करने का एक बेहतरीन अवसर है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश ने जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर फरवरी 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं। इसमें खासतौर पर उत्तर प्रदेश को डाटा सेंटर का हब बनाने, उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के विकास से संबंधित तमाम ऐसे प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं जिनके लिए हम इस दिशा में अपने कैरियर को भी चुन सकते हैं।
और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण पहल के साथ हमें इस नए डायमेंशन के नेतृत्व करने के लिए, इससे संबंधित क्षेत्र के लिए जो ट्रेंड और इंप्रूव्ड मैन पावर, जो मानव संसाधन है, इसकी आवश्यकता हम महसूस करते हैं। इसी तरह प्रदेश सरकार के द्वारा अलग अलग सेक्टर में जो कार्य किए जा रहे हैं, और खासतौर पर जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन ने ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी मदद की है। हेल्थ सेक्टर में अक्सर एक बात आप सुनते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में, आप में से बहुत सारे लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, और एक शिकायत हमेशा आती है कि ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्रों में डॉक्टर जाते नहीं या उपस्थित नहीं रह पाते। हम वहां पे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में मदद कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, डिजिटल हॉस्पिटल की दिशा में भी, और सबको सुरक्षा प्रदान करने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम लोग इस दिशा में बेहतर दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब इसमें कदम बढ़ाए हैं तो उसमें हमें व्यापक सफलता भी प्राप्त हुई है। डिजिटल प्रौद्योगिकी पर केंद्रित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ जैसे संस्थानों के छात्र इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि देश और प्रदेश के विकास में आप अपनी प्रतिभा, अपनी ऊर्जा, अपने ज्ञान, अपने कौशल का उपयोग करते हुए इस संस्थान के गौरव को बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर से इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। I would like to invite our guest of honor, Honorable Governor, to address the degree recipients. तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। वो कह रहे थे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही लगातार यूपी में विकास हो रहा है, और इसी तरीके से विकास टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।